अग्निवीर सरकार की एक बहुत बेहतरीन स्कीम है और मैं दोबारा कहूँगा कि शायद हम नौजवानों को इसके बारे में सही तरह बता नहीं पाए। इसमें मैं बताऊंगा कि सरकार को क्या फायदा है, जवान को क्या फायदा है, या जो अग्निवीर आता है उसे क्या फायदा है। ये जितने नौजवान हैं, किसके पास में 25 लाख रुपए अपने हैं, किसी के पास नहीं मिलेंगे आप। तो इसमें फौज के लिए ये स्कीम या ये आदमी कोई खास महत्व का नहीं है। तो इसके पीछे जो डिफेंस का स्ट्रेटेजिक पर्पस है वो क्या है? आज के टाइम पे जब टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन जब दिन पर दिन और घातक होता जा रहा है, तो आप सोचिए कि क्या आपको ज्यादा आदमी की जरूरत है या नहीं है। फौज के लिए ये स्कीम अच्छी नहीं है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि देश के लिए भी ये स्कीम अच्छी नहीं है, मगर अग्निवीर जो बच्चा जा रहा है उसके लिए ये स्कीम जरूर अच्छी है। तो क्या ये स्कीम यूथ को देशभक्ति और डिसिप्लिन के लिए इंस्पायर करती है या फिर ये एक टेम्पररी जॉब बनकर रह जाएगी? आपकी यूनिट में एक अग्निवीर को इंडक्ट कर दिया जाता तो आप उसकी ग्रूमिंग कैसे करते? वो 3 साल तो केवल गाड़ी के कपड़ा ही मारता रह जाता है। आप सोचिए कि 5 साल से नीचे वाले ड्राइवर्स को हम पहाड़ी के अंदर गाड़ी नहीं चलाने देते, तो पहाड़ी के अंदर गाड़ी चलाएगा कौन? जिसे जुनून है वो फौज में जरूर जाएगा, चाहे वो अग्निवीर हो। द हिडन लाइन देख रहे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है कर्नल अशोक मौर्य। इनसे आज हम बात करेंगे अग्निवीर स्कीम के बारे में। तो सर, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, हम सीधा टॉपिक पर आते हैं कि ये अग्निवीर स्कीम है, ये जो इनिशिएटिव इंडियन आर्मी ने लिया था 2022 में, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। दीपक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरेक्शन टुडे। दीपक, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अग्निवीर सरकार की एक बहुत बेहतरीन स्कीम है और मैं दोबारा कहूंगा कि शायद हम नौजवानों को इसके बारे में सही तरह बता नहीं पाए। इसमें मैं ये कहूंगा कि आप देखिए कि 17.5 साल का बच्चा फौज में आता है अग्निवीर बन के, 4 साल बाद 21.5 साल में वो फौज से रिलीव हो जाता है। एक टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम आई थी, टूर ऑफ ड्यूटी, यस, जिसमें उद्देश्य था कि एक कुछ टाइम के लिए एक इंसान फौज में जाए, वहां के तौर तरीके सीखे और वापस आ जाए। तो ये एक उसका थोड़ा सा लंबा एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें मैं बताऊंगा कि सरकार को क्या फायदा है, जवान को क्या फायदा है, या जो अग्निवीर आता है उसे क्या फायदा है, और देश को उसका क्या असर होगा इस चीज का। मेरे हिसाब से सबसे पहले हम लेंगे कि अग्निवीर के लिए क्या फायदा है। 17.5 साल में आप फौज में आए, 21 साल में आप छोड़ के जा रहे हैं, 21 साल तक आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपके पास जब फौज से आओगे तो आपका बचा हुआ पैसा, जो आपने पैसा बचाया है, और लगभग 12 लाख रुपए जो आपको अग्निवीर से जब फौज से छोड़ दिया जाएगा तो उसके अंदर आपको लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे। 21 साल का बच्चा ग्रेजुएशन खत्म किए और 12.5 लाख रुपए उसके पास में है और अपनी जो उसने सेविंग कर रखी है। इमेजिन कीजिए कि 17.5 साल के बच्चे के क्या खर्चे होते हैं। कोई ज्यादा खर्चे नहीं होते हैं अगर बच्चा थोड़ा अपने आप को ध्यान रखे तो। अगर एक अग्निवीर जब फौज में गया है, 15,000 की एक अगर SIP कर लेता है, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर डाल देता है, तो आप सोचो कि ये पैसा उसका 4 साल के अंदर जब वो फौज छोड़ता है तो कितना हो जाएगा। एक फाइनेंशियली गाइडेंस की अग्निवीर को बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये फौज इसके ऊपर ध्यान दे रही होगी। तो बच्चे के लिए फायदा हो गया, 21 साल में ग्रेजुएशन, 12.5 लाख जेब में और लगभग 5 से 10 लाख उसकी सेविंग भी हो जाएगी। वो सिस्टम ऐसा, अगर वो SIP में डालता है तो लगभग 25 लाख रुपए एक बच्चे के पास में होंगे जब वो 21 साल का है। आप किसी फील्ड में चले जाइए,
जितने नौजवान हैं, किसके पास में 25 लाख रुपए अपने हैं? किसी के पास नहीं मिलेंगे आपको। अब हम आते हैं कि ये फायदा हो गया अग्निवीर का। अब हम आते हैं कि सेना का इसके अंदर फायदा है, नुकसान है, क्या नहीं, क्या है क्या नहीं। एक और चीज देखिए आप, मात्र 4 साल की एंगेजमेंट है गवर्नमेंट के साथ में, 6 महीने की ट्रेनिंग है। तो इसमें फौज के लिए ये स्कीम या ये आदमी कोई खास महत्व का नहीं है। तो फौज को नुकसान है, मगर जो अग्निवीर जा रहा है उसे फायदा है। जी। अग्निवीर स्कीम को डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के कंटेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जोश, हाँ मैं देखता हूं कि जोश बहुत रहेगा, मगर जहां तक मॉडर्नाइजेशन है, जो आज के टाइम पे जो बच्चे अग्निवीर में आ रहे हैं, और एक और चीज देखिएगा आप, काफी एरियाज ऐसे हैं, चाहे उसमें मैं मुख्यतः पंजाब लूं, जहां पे अग्निवीर की स्कीम के अंदर भी पूरी भर्ती नहीं हो पा रही है। तो हम मॉडर्नाइजेशन की कहां बात करते हैं जब हमारे पास वो कैलिबर ही नहीं आ रहा है जो हमें चाहिए। तो अब जो बच्चा आ रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि 25% ही रिटेन होने हैं आज के हिसाब से। तो जब बच्चा मोटिवेटेड नहीं होगा तो इतना सीखेगा नहीं, वो सोचेगा यार हम 4 हैं, 3 बाहर जाएंगे, तो वो बाहर की प्लानिंग ज्यादा करता रहेगा बजाय कि वो आगे कुछ सीखने के। सर, इसका जो आपने कहा कि रिटेंशन रेट जो है 25% है, 25% है जी। तो इसके पीछे जो डिफेंस का स्ट्रेटेजिक पर्पस है वो क्या है? डिफेंस का स्ट्रेटेजिक पर्पस एक अलग विषय है। जनरल नरवणे ने अपनी जनरल चीफ ऑफ स्टाफ थे जनरल नरवणे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो पब्लिश नहीं हो पाई उनकी किताब, उसके अंदर बहुत जो हमें समझाया, जो हमें जानकारी मिली, रिटेंशन, जनरल नरवणे अग्निवीर के प्रेजेंट सिस्टम के खिलाफ थे और फौज को इसके अंदर कोई फायदा नहीं होने वाला अगर हम केवल 25% रिटेंशन करते हैं। आप सोच के देखिए, अगर फौज की संख्या लगभग 12.5 लाख है, 1.5 लाख के आसपास उसमें ऑफिसर्स हैं, 4 लाख के आसपास उसके अंदर 3 लाख के आसपास बाकी औहदेदार हैं, अब उसमें बच गए 9 लाख। 9 लाख में से 25% रिटेंशन होना है, तो 75% तो आपकी डिफेंस फोर्सेस कम होगी। आज के टाइम पे जब टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन जब दिन पर दिन और घातक होता जा रहा है, तो आप सोचिए कि क्या आपको ज्यादा आदमी की जरूरत है या नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं ड्रोन वॉरफेयर आ गया है, ड्रोन चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए, ड्रोन चलाने के लिए भी तो इंजीनियर्स चाहिएंगे, टेक्निकल आदमी चाहिएंगे। वो टेक्निकल आदमी कहां से आएंगे? हर चीज इंजीनियर तो नहीं उड़ा सकता, उसके लिए भी आपको ट्रेन्ड मैन पावर नीचे चाहिए। तो जो ये 75% इसकी वजह से आर्मी कम होएगी, ये मेरे ख्याल से, मैंने जितने भी वीडियोस देखे किसी के अंदर ये नहीं दिखाया गया कि हमारी 75% आर्मी कम हो जाएगी। ऑलरेडी आज डिफेंस फोर्सेस के अंदर हर यूनिट के अंदर 25% डेफिशिएंसी है, और उसके बाद कुछ मेडिकल कैटेगरी होते हैं 10% के आसपास। तो आप सोचिए कि हमारी फौज किस स्थिति में आ जाएगी। क्या हम लड़ने की क्षमता हमारी कम होगी या ज्यादा होगी? एक कहा जाता है कि इन्फेंट्री हैज टू होल्ड द ग्राउंड। आप कितने भी ड्रोन मार लें, जब तक आदमी वहां पे बॉर्डर पे जाके खड़ा नहीं होगा, जब तक जमीन आपकी नहीं है, तो इन्फेंट्री के अंदर संख्या हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। आज की स्थिति के अंदर जहां आपको एक तरफ चाइना आपको ललकार रहा है, एक तरफ पाकिस्तान आपको मुश्किल में डाल रहा है, बांग्लादेश हमेशा चिकन नेक की बात करता है कि हम 7 सिस्टर्स के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो आप चाइना आपके श्रीलंका के अंदर उन्होंने पोर्ट ले लिया है। तो आप सोचिए कि हम चारों तरफ से घिरे हुए एक ऐसी स्थिति में हैं जहां पर नेपाली गुरखाज ने अग्निवीर स्कीम को अपनाया नहीं है। तो नेपाल में भी एक हमारी तरफ, हमारे फौज की तरफ जो भावना है वो बदल रही है।
तो जहां चारों तरफ हम घिरे हुए हैं और एक अच्छा माहौल नहीं है, और उस टाइम पे हम 75% कट डाउन कर रहे हैं अपनी डिफेंस फोर्सेस, तो एक अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, सरकार सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स को बढ़ा रही है। 10 बटालियन अभी नई रेज करने के लिए बताया गया है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो 10% बढ़ा, तो 10 बटालियन बढ़ा रहे हैं या जो ऐसी बटालियन बढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्ट अग्निवीर को वहां क्यों नहीं ले लेती सरकार? तो आपको होगा कि कुछ अग्निवीर जो होंगे डायरेक्ट उन बटालियन में आ जाएंगे और उसके बाद में 60 साल तक रहेंगे। तो मतलब ऐसा अग्निवीर या ऐसे, मतलब ये जो सोच है सरकार की, थोड़ा मेरे विचार से इसको दोबारा ध्यान रखने की जरूरत है। सर इसी के साथ जो मेरा अगला प्रश्न है, जो एक रेगुलर सोल्जर है और एक अग्निवीर सोल्जर है, इनके बीच में इंटेग्रेशन और मोराल में आपको कोई चैलेंजेस लगते हैं? बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जो सबसे पहले तो अगर आपके पास में कोई आदमी आता है कोई कार्य करने के लिए, आपको लगता है मेरे पास तो ये 3 साल आया, 4 साल आया है, मात्र 4 साल हमारे पास, 4 साल मतलब 3.5 साल रहता है यूनिट में, तो वो 3.5 साल रहेगा, तो आपको पता है कि 75% इसमें से 3.5 साल बाद चले जाने। तो जो आपका नजरिया है उसको ट्रेन करने का, कि पहले क्या होता था कि एक आता था, अच्छा भाई ये 4 लड़के पढ़े लिखे हैं, मैं इनको अपने यूनिट के अंदर क्वार्टर मास्टर स्टोर में अच्छे आदमी चाहिए होते हैं, पढ़े लिखे आदमी चाहिए होते हैं। गन्स के पीछे कैलकुलेशन करने के लिए आज कंप्यूटर जरूर आ गए हैं, मगर फिर भी जो टेक्निकल काम करने के लिए अच्छे बच्चे चाहिए होते हैं, अच्छे, तो उनके लिए रख लेते थे आप, अच्छा भी इनको मैं इनके काबिलियत के हिसाब से इस चीज में ट्रेन करेंगे। मगर आज जब संख्या ही नहीं है तो उनकी ग्रूमिंग कहां से होगी? मात्र 25% आएंगे, वो 25 के 25% जो हैं उसमें से 25 में से जो 20 आदमी हैं उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो ग्रूमिंग वाले बच्चे कहाँ? तो 25% को ही आप छांटते रहोगे और उन 25% को लेके आप आगे चलते रहोगे। तो मेरे हिसाब से सर फौज के लिए ये स्कीम अच्छी नहीं है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि देश के लिए भी ये स्कीम अच्छी नहीं है, मगर अग्निवीर जो बच्चा जा रहा है उसके लिए ये स्कीम जरूर अच्छी है। तो सर जैसे आपने कहा कि 75% बाहर निकाल देते हैं, तो क्या ये स्कीम यूथ को देशभक्ति और डिसिप्लिन के लिए इंस्पायर करती है, या फिर ये एक टेम्पररी जॉब बनकर रह जाएगी? देशभक्ति सरकार का इसमें उद्देश्य है। क्योंकि सर मैं इसके बारे में बता दूं, मेरा ये सवाल कैसे आया, क्योंकि अगर बच्चे को पता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा या मेरे चांसेस है 60% चांसेस है कि मुझे निकाल देंगे, तो मैं अपनी आगे के बारे में थोड़ा सा सोचूं। दीपक जी, मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि देशभक्ति और अग्निवीर। जो अग्निवीर है, सबसे पहले जो आदमी सेना में आ जाता है उसका देश के प्रति लगाव बढ़ जाता है। जिसने वर्दी पहन ली वो वर्दी उसके खून में चली जाती है। ये इस चीज का मैं मतलब अपने दिल से इस चीज के बारे में समर्थन भी करता हूं और सोचता भी हूं। पर जब एक व्यक्ति को मालूम है कि मेरा भविष्य निश्चित नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो 4 साल के बाद में क्या करेगा उसके लिए प्लानिंग जरूर करेगा। और जो देश के अंदर जब आप ये देखिए कि जब लगभग 20 लाख अग्निवीर हो जाएंगे, तब देश के अंदर एक अलग माहौल होगा, दुनिया ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगी। फौज को भी अपने तरीकों को बदलाव करनी पड़ेगी कि जो इनके अंदर जो एथिक्स जो लाए हम अग्निवीर के अंदर, इनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, इनकी जो एथिकल वैल्यूज, इनमें हमने बहुत ज्यादा डालनी है, क्योंकि ये कल को देश के एक बहुत जिम्मेवार नागरिक बाहर जाके बनेंगे और हमारे छवि जो होगी वो आर्मी की छवि इनसे धूमिल ना हो और उसकी हमारी छवि अच्छी बनी रहे, ये भी हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी और ज्यादा आ गई है। सर इसी के साथ मेरा जो अगला क्वेश्चन है, जो जैसे आपने कहा कि सरकार को एक तरह से इनकी अलग से ग्रूमिंग करनी चाहिए, है ना? तो अगर
आपकी यूनिट में एक अग्निवीर को इंडक्ट कर दिया जाता, तो आप उसकी ग्रूमिंग कैसे करते? मैं लॉजिस्टिक्स में था, और अगर मैं पहले 4 साल 3.5 साल ट्रेनिंग के बाद जब वो आता था हमारे पास में, अगर मैं उसके पहले 3 साल लगाऊं, तो मेरा लॉजिस्टिक्स में हमारा जिम्मेवारी थी मेन ट्रांसपोर्ट, राशंस। तो वो 3 साल तो केवल गाड़ी के कपड़ा ही मारता रह जाता है। आप आर्मी सर्विस कोर में एक ड्राइवर देखिए, आप अगर 5 साल की 4 साल की नौकरी करेगा, आप सोचिए ड्राइवर्स की शॉर्टेज कितनी हो जाएगी। क्यों? पांच हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि 5 साल तक के नीचे वालों को आप गाड़ी देंगे नहीं। तो अगर आप गाड़ी देंगे ही नहीं, 100 गाड़ियां हैं आपके पास में, और आपके पास 1.25 ड्राइवर्स होते हैं एक गाड़ी के ऊपर, मतलब 100 गाड़ी के ऊपर 125 ड्राइवर। तो अभी आप सोचिए कि आपके 75% तो चले गए, 75% तो आपके 4 साल या उससे नीचे वाले हैं। तो आपकी गाड़ियां कौन चलाएगा? तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा, कर क्या रहे हैं। आप सोचिए कि 5 साल से नीचे वाले ड्राइवर्स को हम पहाड़ी के अंदर गाड़ी नहीं चलाने देते, तो पहाड़ी के अंदर गाड़ी चलाएगा कौन? जो 5 साल से ऊपर 25 आदमी आए हैं मेरे पास, जो एक प्लेटून के अंदर 30 गाड़ियां होती हैं, और एक प्लेटून के अंदर आदमी कितने होते हैं? मुश्किल से 40-50, जो हमारे मैं एएससी की बात कर रहा हूँ। तो वो कहाँ, उन गाड़ियों में चलाएगा कौन? और एक आदमी की, पुलिस में चले जाओ, सिविल में चले जाओ, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। मानता हूँ फौजी की 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो क्या 24 घंटे वो गाड़ियां चलाता रहेगा? और कितना ड्यूटी करेगा? अब मतलब मेरे को तो चिंता का विषय हो गया है ये, ऐसा टॉपिक आज, ऐसा मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पे सरकार को इस इंटरव्यू के बाद में दोबारा सोचना पड़ेगा। तो सर, जो अग्निवीर होते हैं, हम क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। जो अग्निवीर होते हैं, अगर ऑन ड्यूटी उनकी मृत्यु हो जाए या किसी अटैक में उनकी फौतगी हो जाए, तो क्या उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है? देखो, वर्तमान में जो मैंने देखा, उनको ये कहते हैं कि शहीद का दर्जा नहीं मिलता। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा ये शहीद का दर्जा क्या है। इन्होंने अग्निवीर के लिए एक डेजिग्नेशन ही अलग कर दिया, सिपाही नहीं बोलते उनको, उनको अग्निवीर बोलते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, इन सब चीजों को थोड़ा देखिए, आप कर क्या रहे हैं। फौज को एक हम पता नहीं किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। मगर जो आपने मुद्दा उठाया कि शहीद, अब हर चीज को सरकार पेंशन से देखने लग गई है। शहीद बोल दिया तो पेंशन देनी पड़ जाएगी। क्या देश की आजादी, क्या देश की सलामती इतनी कमजोर है कि हम 50 आदमी आज शहीद हो गए, मान लिया 50 अग्निवीर शहीद हो गए, क्या उनके परिवारों को हम पेंशन नहीं दे सकते? क्या हमारी इकोनॉमिक स्थिति, हम कहते हैं हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, 50 आदमी को हम पेंशन नहीं दे सकते साल के अंदर? अगर ऐसी फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं तो शायद हमें नहीं बनना चाहिए। हमें शायद वही पिछली वाली इकोनॉमी ठीक थी हमारी, जिसमें कम से कम हर इंसान, हर कम से कम शहीद को तो ये तो पता था कि कल को शहीद हो गया, मेरे माता पिता के लिए मैं 2 वक्त की रोटी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं 2 वक्त की रोटी छोड़ के जा रहा हूँ। तो सर, आपने इतना कुछ अग्निवीर के बारे में बताया, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर आपके टाइम पे, अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो आप 16-17 साल के हो, तब आपको पता चलता है कि अग्निवीर स्कीम नाम से कोई स्कीम शुरू हुई है, तो क्या आप उसमें ज्वाइन करते? या ज्वाइन करते तो आपका करियर पाथ क्या होता? देखो, सबसे पहले तो हर आदमी का जिंदगी का उद्देश्य अलग होता है, हर आदमी के अंदर अलग जुनून होता है, हर आदमी की परवरिश अलग होती है। मेरे पिताजी फौज में थे, 21 साल उन्होंने फौज में सर्विस करी। उनको देख के मैंने निश्चय किया कि मैं फौज में जाऊंगा। तो शायद आज की परिस्थिति में भी मैं यही निर्णय लेता कि मैं फौज में जाऊंगा। मेरा बेटा भी फौज में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे जुनून है वो फौज में जरूर जाएगा, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो कैसी भी देश सेवा की स्कीम आए, उसके अंदर वो जरूर जाएगा। पर हाँ, ये जरूरी है कि अगर
आज के टाइम पे मेरे को जाना पड़ता तो मैं 4 साल के बाद का मेरा भविष्य क्या होगा उसके बारे में जरूर सोचता। तो सर ये अग्निवीर जो 75% निकल जाते हैं उसमें से, उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए? उनके लिए सबसे पहले तो मैं आज का जो धन्यवाद अग्निवीर के अंदर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में उन्होंने 20% रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए कर दिया है। तो यकीनन योगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी साहब, हरियाणा साहब के चीफ मिनिस्टर के बाद आपने ही शायद 20% अग्निवीर के लिए पुलिस में रिजर्वेशन की है। और मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि बाकी सरकारें और खासतौर पे बीजेपी की जो सरकारें हैं वो 20% की डिक्लेरेशन इमीडिएटली कर दें और इम्प्लीमेंटेशन भी कर दें। वो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो एक तो हर जॉब के अंदर मेरा सरकार से निवेदन ये है कि तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो ये बाबू बैठे रहते हैं इनके अंदर भी 20% रिजर्वेशन की जाए। जब तक वो बाबू की सोच नहीं बदलेगी फौज की तरफ तब तक फौज का भला नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी स्कीमें और भी आती रहेंगी, मगर जब वहां पे जो व्यक्ति वहां बैठा और फौज में उसने सर्व किया उसे मालूम है कि दिक्कतें क्या हैं फौज की। दूसरा, हर अग्निवीर को तुरंत बीए कॉरेस्पॉन्डेंस में एनरोल करवा दिया जाए। अगर हमने फौज के अंदर कहा जाता है कि जवान का भला मेरा सबसे पहली जिम्मेवारी है, द वेलफेयर ऑफ मैन आई कमांड इज माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट इट इज द कंट्री, देन द men we command, and then it's our own self. So in that case, उसी संदर्भ में मैं चाहूंगा कि अग्निवीर का तुरंत बीए में कॉरेस्पॉन्डेंस में एनरोलमेंट करवा दिया जाए ताकि वो यहां से जाए तो एक अच्छी छवि, एक अच्छे हमारे बारे में कि हाँ मेरे को कितना ख्याल रखा गया फौज में, उसके एक ऐसा इंप्रेशन लेके जाए। तो सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो अग्निवीर का आपने कहा कि प्रेजेंटली वो अच्छा नहीं है स्कीम, तो फ्यूचर आप कैसे देखते हैं इसका? इसके अंदर सरकार को कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हर अग्निवीर जो शहीद हो जाए उसे पेंशन और उसके जो हक हैं, जो नॉर्मल एक सिपाही शहीद होता है फौज के अंदर, उसके और अग्निवीर के हक बिल्कुल बराबर कर दिए जाएं। एक फौज के अंदर दो व्यवहार नहीं हो सकते शहीदों के लिए। देश एक है, शहीद भी एक ही होना चाहिए। शहादत हर इंसान की बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संभव हो तो उसे कम से कम 8 साल या 10 साल कर दिया जाए 5 साल तक कंपलसरी कर दिया जाए, 5 साल के बाद ऑप्शन दे दिया जाए कि जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। तो दूसरा उसमें मेरा सुझाव ये रहेगा, जितने ये ट्रेड के कोर्सेज हैं, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर जो ये आपने स्किल डेवलपमेंट के जो सरकार ने उसके अंदर डाले हैं कि हम उनको ये सर्टिफिकेट देंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे, उन सर्टिफिकेट्स के अंदर कुछ मीनिंगफुल सर्टिफिकेट्स भी ऐड करवा दिए जाएं तो अग्निवीर जो जाएगा यहाँ से बहुत अच्छे बेनिफिट के लिए जाएगा। अभी आप सोचिए, और इनको एक्स सर्विसमैन बेनिफिट, एक्स सर्विसमैन कोटा इनको लागू होना चाहिए, मेरा ये विचार है। सोचिए आप 21 साल का बच्चा, 21.5 साल का बच्चा, 25 लाख रुपए जेब में, एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, अगले दिन तहसीलदार के लिए जाएगा, 20% रिजर्वेशन है, वो तहसीलदार जरूर बनेगा या वो पटवारी जरूर बनेगा और लाइन लग जाएगी अग्निवीर में भर्ती होने के लिए। सर अंतिम प्रश्न है मेरा, जो आजकल नए लोग जो अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहोगे? मैं इसको, मेरा अपना विचार ये है कि हर बच्चा अग्निवीर के लिए कोशिश करे, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आप देशभक्ति का जज्बा आपके अंदर अलग भर जाएगा, आप जिंदगी में डिसिप्लिन रहेंगे, आपकी लाइफ बेटर रहेगी और जब आप वहां से आएंगे इकोनॉमिकली आप साउंड रहेंगे और देश सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। और इसी कड़ी के अंदर हम अपने चैनल्स द हिडन लाइन और छोटा सैनिक के अंदर ये सब चीजें कवर करते रहेंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो हमारा अग्निवीर का एपिसोड था वो अच्छा लगा होगा। आपके कोई सुझाव हैं अग्निवीर के ऊपर तो हमें ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर का जो एक्स हैंडल है या सर का इंस्टाग्राम अकाउंट है या सर की जीमेल है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।